देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हमारा ये टॉपिक है क्या? बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशंस। ओके। तो देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे रिडॉक्स रिएक्शंस से जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिशन्स में, वो मोस्टली जो है, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं। तो इन इक्वेशंस को कैसे बैलेंस्ड करें, आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एक सिंपल सी मेथड, जिससे आप किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन को बहुत इजीली क्या कर सकते हो बच्चों? बैलेंस्ड कर सकते हो। ओके। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। तो देखो, हमारा जो टॉपिक है ये है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है कि हम किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन को कैसे बैलेंस्ड करें। तो देखो बच्चों, अगर आप किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं तो मेनली उसमें आपको ये 3 पॉइंट्स देखने हैं। पहले इन पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं, तब जाके आप बहुत इजी गोइंग, ठीक है, क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को बैलेंस्ड कर सकते हैं। पहला होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द रिडॉक्स, ठीक है, रिड्यूसर, कि उसमें रिड्यूसर कौन है एंड ऑक्सीडाइजर। ओके, कि उस रिएक्शन में जो रिड्यूसर है और ऑक्सीडाइजर है वो कौन से हैं। ये तो आप जानते हैं कि रिड्यूसर कौन है और ऑक्सीडाइजर कौन है। तो आप जानते हैं कि रिड्यूसर वो स्पीसीज होती है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज होंगे, मींस जो ऑक्सीडाइज्ड होगी। और ऑक्सीडाइजर वो स्पीसीज होगी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, एक्सेप्ट करेगी और खुद ही क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ओके। दूसरा जो पॉइंट होगा हमारा वो है स्प्लिट। ठीक है, आपको क्या करना है कि स्प्लिट जो है रिडॉक्स इक्वेशन, इक्वेशन, ठीक है, इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन स्टेप्स। समझ गए बच्चों कि आपको जो इक्वेशन दी गई है, रिडॉक्स इक्वेशन, उसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन स्टेप्स में स्प्लिट कर लेना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब तक आप इक्वेशन को स्प्लिट नहीं करोगे, दोनों को अलग अलग नहीं करोगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज्ड हो रही है और कौन सी स्पीसीज रिड्यूस्ड हो रही है। और तीसरा पॉइंट होगा हमारा क्या? एन फैक्टर, एन फैक्टर ऑफ, ठीक है, ऑक्सीडाइजर एंड रिड्यूसर, कि जो आपको ऑक्सीडाइजर दिए गए हैं और रिड्यूसर दिए गए हैं, उनके एन फैक्टर क्यों, क्या है। क्योंकि ये जो मेथड मैं बता रहा हूं ना आपको, इसमें जो बैलेंसिंग है वो मेनली किस पे बेस्ड है? एन फैक्टर पे। अब आता है कि एन फैक्टर क्या होता है, जानते हो ये? कि किसी भी रिएक्शन में जो स्पीसीजेस होती हैं उनके एन फैक्टर्स क्या हैं। यहां पर हमें ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर, इनके एन फैक्टर लेने हैं। तो देखो बच्चों, मैं बता दूं आपको, एन फैक्टर जो होता है, ओके, कि जो हम एन फैक्टर देखते हैं ये होता क्या है, तो आप यहां पर देंगे कि एन फैक्टर, अब हमें यहाँ ऑक्सीडाइजर लेना है और क्या लेना है, रिड्यूसर। तो एन फैक्टर ऑफ, चाहे वो ऑक्सीडाइजर हो, समझ गए ना, और रिड्यूसर, ये इक्वल होता है, ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन, ठीक है, स्टेट्स ऑफ ऑल एटम्स ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर। समझ गए बच्चों कि जो आपको ऑक्सीडाइजर दिया गया है और जो रिड्यूसर दिया गया है, उनके 1 मोल में या कहें 1 मॉलिक्यूल में
जो स्पीसीज हैं, एटम्स हैं, आइंस हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ है, वो आपको डिसाइड करना है, आइडेंटिफाई करना है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एन फैक्टर इक्वल टू, ठीक है, अगर आप एन फैक्टर किसका ले रहे हैं, ऑक्सीडाइजर का, ओके, तो जब आप ऑक्सीडाइजर का एन फैक्टर लोगे तो ये क्या करोगे आप, कि आपको देखना है कि नंबर, ठीक है, ये लेना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स accepted accepted by, अब ठीक है, बाय 1 मोल ऑफ, ठीक है, ऑक्सीडाइजर, कि ऑक्सीडाइजर के 1 मोल ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड किए, वही उसका एन फैक्टर होगा। सपोज हम ये लेते हैं, ये लिखा है MnO4, ओके, 1 प्लस, यहां पर हमने लिखा 5 इलेक्ट्रॉन्स और ये चेंज हो गया Mn2 प्लस। तो यहां पर हम ये कहें कि एन फैक्टर ऑफ MnO4, ठीक है, 1 तो ये कितना होगा बच्चों बताओ, तो इसको हम कितना लिखेंगे, 5। जस्ट ऐसा ही लिखा है Cr2O7 2 ओके, यहां पर इसका 1 मोल है और ये 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और चेंज हो जाता है 2Cr+3। तो यहां पर हम इसका एन फैक्टर लिखें तो कितना लिखेंगे बताओ, कितना हो जाएगा, 6। तो इस तरह से पहले आपको ऑक्सीडाइजर का एन फैक्टर कैलकुलेट करना है, समझ गए ना, ये लिख दिया मैंने कि 1 मोल जो ऑक्सीडाइजर है वो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड करता है, वही क्या कहलाएगा, उसका एन फैक्टर। जस्ट ऐसा ही हम इसमें आ जाते हैं, एन फैक्टर अगर आपको रिड्यूसर का लेना है तो देखो आप, ठीक है, कि रिड्यूसर का एन फैक्टर कितना होगा। तो देखो रिड्यूसर वो स्पीसीज कहलाती है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, जो ऑक्सीडाइजर को रिड्यूस करती है। तो इसमें सीधा आपको देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिलीज्ड बाय 1 मोल ऑफ रिड्यूसर। समझ गए बच्चों, कि एक रिड्यूसर का 1 मोल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। सपोज ये है हमारे पास Fe+2, ठीक है, ये चेंज हुआ Fe+3 में और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज हो, तो यहां पर हम इसका एन फैक्टर कितना लिखेंगे बच्चों, 1। जस्ट ऐसा ही मान लो ये है Fe+2 और ये चेंज हो रहा है एक रिडॉक्स रिएक्शन में Fe2O3, ठीक है, और प्लस SO2। तो मैं कहूं यहां इसका एन फैक्टर कितना होगा, तो अगर आप यहां देखोगे तो इसका जो ऑक्सीडेशन है वो है +2 और इसका है -1, पर सल्फाइड बॉन्ड होता है इसमें। तो यहां से यहां तक जाने में पहले आप इसका देखोगे, आयरन का, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें कि आयरन ने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं और इसमें सल्फाइड आयन ने कितने रिलीज किए हैं, तो यहां से यहां जाओगे तो एक ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। और यहां से यहां देखो आप, तो यहां पर इसका है ऑक्सीडेशन नंबर 4+, यहां कितना है, माइनस। तो टोटल 2 सल्फाइड होंगे ना यहाँ पर ऐसे ऑक्सीडाइज्ड, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहां कहूं कि एन फैक्टर ऑफ Fe+2 वो कितना हुआ बताओ, तो 10 तो ये हो गया और 1 ये हो गया, तो कितना हो गया बच्चों, 11। तो सबसे पहले तो आपको एक रेडॉक्स इक्वेशन में इस तरह से एन फैक्टर अच्छी तरह से आना चाहिए। कैसे निकालना है, वो आपको करना क्या है, कि जो भी स्पीसीज ऑक्सीडाइज्ड हो रही है या रिड्यूस हो रही है उनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज निकाल लो।
वही चेंज ही तो उनका क्या है, एन फैक्टर है। एक एक एटम का निकाल लो, फिर टोटल कर दो तो पर मोल का हो जाएगा। ओके, यहां तक आप समझ गए होगे। अब देखो नेक्स्ट में आते हैं। अब बैलेंसिंग का सबसे मेन इक्वेशन आता है कि आप बैलेंस करोगे तो क्या रिलेशन लोगे। तो अब हम देखते हैं कि यहां पर लिखेंगे एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजर। क्या लिखना है आपको, एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजर अपॉन एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसर। क्या लिखना है बच्चों, एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसर। ये है, ठीक है, कि एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसर इज इक्वल टू, यहां पर आ जाते हैं तो ये होते हैं, फिर इसका इक्वेशन होता है मोल ऑफ रिड्यूसर इन, ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन। यहां ध्यान रखें ये मोल वो नहीं है कि कितने मोल हमने लिए हैं। मोल का मतलब यहां पर है जो आपको स्टाइक्योमेट्रिक इक्वेशन में या स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट दिखता है ना, उसको लेना है, मैट्रिक, ठीक है, कोफिशिएंट, कि जो आपका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो लेना है, किसका, रिड्यूसर का, ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन। और यहां पर क्या लेना है, ऐसे ही मोल ऑफ ऑक्सीडाइजर, या हम इसी का भी स्टाइक्योमेट्रिक वो ले लें, कोफिशिएंट। समझ गए ना। तो इस तरह से अगर आपने एन फैक्टर कैलकुलेट कर लिया ऑक्सीडाइजर और किसके, रिड्यूसर के, तो उनके मोल्स पता चल जाएंगे ना, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, कि इस रिएक्शन में किसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, ऑक्सीडाइजर का क्या है, रिड्यूसर का। वो दोनों क्लियर हो गए तो बस इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगी। ओके, अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास ये है MnO4 1 ठीक है, प्लस ये लिखा है Fe+2। ओके, और यहां बन रहा है Mn+2, और ये है प्लस Fe+3, और ये लिखा हुआ है यहां पर एसिडिक मीडियम। क्या लिखा है, एसिडिक मीडियम। ये आपको दे रखा होगा क्वेश्चन कि ये इक्वेशन जो है एसिडिक मीडियम में दी गई है, तो बताएं कि इसका बैलेंसिंग क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दोनों इक्वेशन में स्प्लिट करके और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के स्टेप्स को अलग कर देना है। ऐसे लिख दो, जैसे इसमें लिख दिया आप Mn+2। यहां तक बात समझ में आ गई। यहां से यहां जाओ, कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहां पर हम कहें एन फैक्टर ऑफ MnO4 1 बताओ बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5। ओके, जस्ट ऐसा ही यहां पर देखो, यहां पे आ जाए अब आप Fe+2। कई बार आपको फेरस सल्फेट या फेरस अमोनियम सल्फेट किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, फेरस आयन। ओके, और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये चेंज हो रहा है कितने में, फेरिक 3+, और ये रिलीज हो गया इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इसका एन फैक्टर कितना होगा बच्चों, बताओ कितना होगा, 1। तो दोनों के एन फैक्टर हो गए ना हमारे पास। अब आपको करना क्या है, एन फैक्टर जब आपको इनके पता है तो वही उनके मोल्स हैं, तो हम यहां लिखेंगे एन फैक्टर ऑफ क्या, MnO4 1 अपॉन एन फैक्टर ऑफ Fe+2 इक्वल टू, यहां हो जाएंगे हमारे पास क्या, मोल्स, ठीक है। तो यहां हमारे पास हो गया, ये है मोल्स ऑफ, किसके हो गए बच्चों बताइए, यहाँ पर किसके मोल्स ले लेंगे ऊपर, Fe+2, और अपॉन में हम लिखेंगे क्या, मोल्स ऑफ
MnO4 1 जो आपके पास कितने हैं, देखो यहाँ पे एन फैक्टर किसका, MnO4 1 का, तो वो कितना दिख रहा है आपको 5। एन फैक्टर Fe2+ का कितना है बच्चों 1। तो ये सीधा दिख रहा है कि मोल्स ऑफ Fe आपके पास 5 हो गए और इसके मोल्स ऑफ MnO4 के कितने हो गए बच्चों 1। तो अब हम बैलेंस्ड इक्वेशन देखें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन स्टेप्स के लिए क्या हो गई। तो यहां पर आप लिखेंगे क्या MnO4 1 ओके, एक मोल है इसका, तो आपने 1 लिख दिया। और यहाँ क्या लिखेंगे Fe 5 हो गया, ये हो गया +2, ये है। तो ये चेंज हो जाएगा Mn+2 +5 Fe और कितना +3। क्या अभी ये बैलेंस्ड हो गया क्या, नहीं, कंप्लीट। अभी केवल रिड्यूसर और ऑक्सीडाइजर के एटम्स बैलेंस्ड हुए। अब हमें मेनली क्या बैलेंस्ड और करना है, ऑक्सीजन और इसके अलावा हाइड्रोजन। तो यहां पर ये बता दूं कि अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में लिखी गई है बच्चों, किस में लिखी गई है, एसिडिक मीडियम में, तो ध्यान रखें कि H+ एडेड हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड, समझ गए ना, कि जहां पर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी दिख रही है, कमी दिख रही है, वहां पर तो आपको क्या जोड़ देना है H+, और उतने ही H+ जोड़ोगे जितने हाइड्रोजन आपको कमी है। और H2O एडेड, ठीक है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी साइड, ये कहां करना है आपको, एसिडिक मीडियम, समझ गए ना, कि जहां पर हाइड्रोजन की कमी दिख रही हो वहां पर H+ ऐड कर दोगे, और जहां ऑक्सीजन की कमी दिख रही है वहां पर H2 ऐड कर दोगे। और अगर बेसिक मीडियम कहा गया है, इसको भी बता दूं क्योंकि अभी हम आगे इसका भी एक, तो बेसिक मीडियम में जब आपको H और O को बैलेंस्ड करना है तो ध्यान रखें कि OH- एडिड, ठीक है, OH- एडिड, और ये कहां पर, ऑक्सीजन डेफिशिएंस, ठीक है, डेफिशिएंट साइड, कि जहां पर ऑक्सीजन की कमी दिख रही है वहां पर OH ऐड कर दोगे, और H2O एडेड हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड, ओके। जहां हाइड्रोजन कम है वहां पर क्या जोड़ना है आपको, H2 डेफिशिएंट साइड, फॉर ईच, क्या करना है, ईच, फॉर ईच हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, ठीक है। मतलब है, फिर से सुने, कि जहां पर ऑक्सीजन कम दिख रहा है वहां पर OH ऐड कर देना है, और जहां पर आपको ये दिखता है हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है वहां पर H2O ऐड करना है। अब यहां लिखा है हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड करना है H2 ऐड फॉर ईच हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, ठीक है, ध्यान रखें, एड 1 वाटर, ठीक है, मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल वाटर का ऐड करोगे जब आपको एक H को क्या करना है, बैलेंस्ड करना है, ये है। एंड अब देखो, जैसे ही आप एक H को कंप्लीट करने के लिए H2O जोड़ोगे तो एक OH बढ़ जाएगा ना, तो आपको करना क्या है कि OH- ऑल्सो, ठीक है, एडेड, ये आपको कहां पर, अपोजिट
साइड, कि जैसे ही आप H2O जोड़ोगे एक H प्लस या H को कंप्लीट करने के लिए, तो एक OH बढ़ेगा, तो जस्ट उतना ही OH दूसरी तरफ ऐड कर दो। ओके, अब देखो इसका एग्जांपल, पहले इसको पूरा कर दें हम। जो ये ले रहे थे MnO4, ओके, 1 - +5, यहाँ आ जाए Fe+2 प्लस। अब यहाँ पहले में आ जाए कि यहाँ पर आपने लिखा Mn, ठीक है, ये है +2 प्लस, क्या लिखा आपने, 5Fe+3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ऐड करना है, देखो H2O कितने, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, इस तरफ 4 और उस तरफ एक भी नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, 4H2। कि आपको 4 ऑक्सीजन बैलेंस्ड करने थे, 4H2 जोड़ दिया। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन 8 होगा, जबकि यहाँ नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 8H+ ऐड कर देना। अब ये जो इक्वेशन है ये कंप्लीट बैलेंस्ड हो गई, समझ गए बच्चों, कि यहाँ पर जो इक्वेशन है अब ये हमारा बैलेंस्ड हो गया। बिल्कुल क्लियर है ना। पहले आपने इक्वेशन को स्प्लिट किया, ऑक्सीडाइजर रिड्यूसर इनके एन फैक्टर्स निकाले, एन फैक्टर के बेस पर इनके मोल्स निकाल लिए कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है एक बैलेंस्ड इक्वेशन में, ऑक्सीडाइजर का, रिड्यूसर का। फिर आपको लास्ट में बैलेंस्ड करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर एसिडिक मीडियम है तो जहां हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी दिखती है वहां आपको क्या जोड़ देना है, H+। जहां ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी दिखती है वहां जोड़ देना है वाटर। अगर बेसिक मीडियम है तो जहां ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, कमी है, वहां पर OH-, और जहां पर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है वहां H2O, और जैसे ही H2O जोड़ो उतने ही OH आपको अपोजिट साइड में जोड़ देना है। ओके, एक और इक्वेशन समझते हैं हम। अब देखो लिखा है Cr, दूसरा इक्वेशन दे रहा हूं, ठीक है, CrOH होल प्लस, ठीक है, यहां लिखा है IO3 1 - ये चेंज हो रहा है CrO4, ठीक है, 2 प्लस आयोडाइड माइनस। और यहां लिखा है आपके पास क्या, बेसिक मीडियम। क्या लिखा है कि बेसिक मीडियम है, ठीक है। तो आपको ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस्ड करके बताना है कि किसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है। ओके, तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। OH होल थ्राइस, यहां पर ये चेंज हो रहा है CrO4 2 - और एक इक्वेशन हमारी हो गई IO3 गिव्स I-। अब हम इन दोनों इक्वेशन में एन फैक्टर पहले पता लगाएं कि क्या है इन दोनों के एन फैक्टर्स। ओके, और फिर बस बैलेंस्ड हो जाएगा इक्वेशन। तो यहां आ जाते हैं, तो सबसे पहले आपने देखा कि CrO, सॉरी, ओके, कि यहां पर जो था हमारा CrOH होल थ्राइस किसमें चेंज हुआ है, CrO4 2 - तो यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप डिसाइड करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो 3+ आएगा। यहां पर देखोगे तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 6 आएगा। तो यहां से यहां जाने पे कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए बच्चों, 3। तो हम यहां लिखेंगे एन फैक्टर ऑफ CrOH, ओके, होल थ्राइस। ये कितना हो गया बताओ, तो ये कितना हो गया, 3। ओके, यहाँ आपको CrOH होल थ्राइस का एन फैक्टर पता चल गया। यहां पर आ जाए, अब यहां देखो आप IO3- चेंज इनटू I-। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन है 5, यहां पर है -1, यहां से यहां जाओगी तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, 6। क्यों, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज हटाने में यूज हो जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लाने में, तो टोटल मिला के हमारा यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो यहां पर आपसे कहा जाए एन फैक्टर ऑफ IO3 1 - तो ये कितना हो गया बताओ, ये कितना हो गया, 6।
क्लियर है? अब देखो, अब यहां लिखोगे n फैक्टर ऑफ CrOH होल थ्राइस अपॉन n फैक्टर ऑफ IO3, ओके, इक्वस टू मोल्स ऑफ, ये समझ गए ना, मोल्स मतलब है एक बैलेंस्ड इक्वेशन में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, तो मोल्स ऑफ, यहां किसके मोल्स लेना है आपको, ऊपर IO3 के, यहां क्या कर दोगे आप, यहां लिख दोगे मोल्स ऑफ CrOH, यही करेंगे ना, होल थ्राइस, इसके मोल ये है, जो कि आपको यहां पता चल रहा है कि CrOH होल थ्राइस का n फैक्टर था 3 और IO3 माइनस का कितना था बच्चों, 6। समझ गए ना कि CrOH होल थ्राइस का जो फैक्टर है, n फैक्टर है, वो है 3 और IO3 का ये है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये इसके मोल हो गए, ये इसके मोल हो गए। और सिंपल वे में ले लें तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2, 3/6, ओके। और ऐसे देखें तो ये इसका 1 मोल है, तो इसका 2 मोल है। बस अब आप बैलेंस करो इक्वेशन, कि आप देख रहे हैं कि IO3 का जब 1 मोल यूज होगा तो CrOH होल थ्राइस के 2 मोल, क्योंकि आप वैसे भी देख रहे हैं कि IO3 को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए है, तो CrO3 एक एक मोल से तीन 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 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो टोटल कितने मोल्स यूज हो जाएंगे, 2 मोल्स। तो हम यहाँ इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो हम लिखेंगे CrOH का होल थ्राइस, यहाँ लगाएंगे 2 प्लस, ओके, और यहाँ लेंगे IO3 1 माइनस, तो हम इसे चेंज कर देंगे 2CrO4, यही है ना, 2 माइनस, ओके, एक बार यहां देख लें, CrO4 2 माइनस, ठीक है, और प्लस यहां पर आ जाए तो ये हो गया हमारा I-। तो देखो बच्चों, अभी हमारे पास क्रोमियम, मतलब जो रिड्यूसर है और ऑक्सीडाइजर है, इनके एटम्स तो बैलेंस्ड हो गए। अब यहां पर हमें बैलेंस्ड करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पहले आप क्या करो कि टोटल ऑक्सीजन को बैलेंस्ड करो, ठीक है, फिर हाइड्रोजन को करना। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन देखो आप, कि यहाँ है टोटल ऑक्सीजन 6 और 3 9, जबकि यहाँ कितना है 8। तो आपको क्या करना है कि 2CrOH होल थ्राइस प्लस IO3 1 माइनस गिव्स 2CrO, ठीक है, ये है -2 प्लस I-, ओके, और प्लस यहाँ क्या ऐड कर दो आप, OH-। समझ गए ना आप कि वहां पर आपने ऑक्सीजन को बैलेंस्ड कर दिया, तो यहां से 6 और 3 9, 8, और वहां है। अब हाइड्रोजन देखो, अगर आप हाइड्रोजन देखें तो यहां पर टोटल हाइड्रोजन है हमारे पास 6, जबकि यहां हाइड्रोजन 1 है। कैसे बैलेंस्ड करें कि हमारे हाइड्रोजन भी पूरे हो जाए? तो हमें करना क्या है कि जहां पर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी दिख रही है, समझ रहे ना आप, वहां पर उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं जितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी आपको दिखती है। देखो यहाँ पे प्लस, ठीक है, I-, और प्लस यहाँ OH तो रहने दो अभी, ठीक है, ये हो गया OH और प्लस। अब देखो हाइड्रोजन 6 थे, एक तो ये है, तो यहां पर आपको कुल मिला के 5H2O और ऐड करने हैं ना, ठीक है। कितने हाइड्रोजन हैं बैलेंसिंग के लिए हमारे पास, 6, 6 में से एक हो गया था, हाँ, 5H2O यहाँ ऐड कर दिया। अब आप देखोगे कि हाइड्रोजन जितने आपने वाटर ऐड यहाँ किए हैं, जस्ट उतने ही OH आपको तुरंत उसी समय दूसरी तरफ भी ऐड कर देने हैं। ये हो जाएगा प्लस IO3 माइनस प्लस 5OH, यहां आ जाए 2CrO4, ओके बच्चों, 2 माइनस, यहाँ 2 माइनस है, सॉरी, ठीक है, और प्लस आयोडाइडाइन प्लस OH- आइन प्लस, क्या लगा दो आप यहाँ पे, 5H2।
अब देखो कोई आयन ऐसा है जो कॉमन दिखता हो आपको, मतलब वो दोनों साइड, तो अब देखोगे कि यहां पर 5 OH- है और यहाँ 1 OH है, अब इसे हटा दो। ठीक है, तो आप फाइनल इक्वेशन लिख सकते हो CrOH का होल थ्राइस प्लस iO3 प्लस, अब यहाँ 1 OH ये है, कैंसिल कर दो तो यहाँ हो जाएगा 4 OH- इक्वल टू 2CrO4 - 2, ये हो गया, प्लस आयोडाइडाइन प्लस यहाँ क्या 5H2। अब देखो सब कुछ बैलेंस्ड है कि नहीं, देखो 2 Cr है, 2 Cr हो, ऑक्सीजन हमारे पास है टोटल 6 और 3 9 और 4, कितने हो गए बच्चों 13, तो 13 हो रहे हैं कि नहीं, यहाँ देखो 8 और 5 हो गए 13। फिर आते हैं कि हमारे हाइड्रोजन बराबर है कि नहीं, तो यहां देखो आप 6 और 4 10, तो यहाँ, तो ये जो इक्वेशन बन गई यही क्या हो गई बच्चों, एक बैलेंस्ड इक्वेशन। और बस अब आप पूरा इक्वेशन में आपको कुछ भी पूछा गया है कि क्रोमियम के कितने मोल्स हैं, आयोडाइड आयन के कितने हैं, 1 मोल आयोडाइड को ऑक्सीडाइज्ड करने मतलब रिड्यूस करने के लिए कितने मोल CrOH होल थ्राइस यूज होंगे, या 2 मोल iO3- है उसको रिड्यूस करने के लिए कितना मोल CrOH होल थ्राइस यूज होगा, तो आप इसी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं एक स्टोइकियोमेट्री का रिलेशन लेके। ओके, तो यहां तक बिल्कुल क्लियर है, और भी देखो एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम। ओके, तो यहां और आगे बढ़े। अब मान लो ये लिखा है आपको Cl2 और प्लस क्या बच्चों OH-, तीसरा इक्वेशन बता रहा हूं, लिखा है Cl- प्लस ClO3, ओके 1-, और यहां पे मैंने लिख दिया आपको, आपको किसमें, बेसिक मीडियम, बैलेंस्ड करना है। तो देखो यहां पर कि ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है बच्चों, क्यों है डिस्प्रपोर्शनेशन, कि इसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वही रिड्यूस हो रहा है, और भी इसकी पहचान है डिस्प्रपोर्शनेशन की, कि एक ही एलिमेंट की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाई देती हैं एक रिडॉक्स इक्वेशन में। तो यहाँ क्लोरीन की Cl- में देखो एक वो, एक ClO3 1- में आप देखोगे 5+ और एक Cl की 0 दिखाई दे रही है। तो हम इस इक्वेशन को बैलेंस्ड करें, तो देखो यहां पर ऑक्सीडाइजर भी यही है, रिड्यूसर भी यही है। ओके, तो इस तरह से करोगे आप, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहां ले लें 1/2, ऐसा लिख दूं मैं Cl2, ठीक है, और यहां जाके ये चेंज हो रहा है Cl- हो रहा है ना, यहां से यहां जाओ, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है 1, तो यहां पर हम अगर 1, अब यहां हाफ मोल है, और अगर हम इसको ऐसा ले लें और अच्छे से लिख लें, आप 2 मोल कर दो, ठीक है बच्चों, यहां पर आप ऐसा लिख दो, तो यहां से यहां जाने पर कितना इलेक्ट्रॉन यूज होगा, 2 मोल, समझ गए यहाँ पे। तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर n फैक्टर ऑफ Cl2, मैं एक पूरा एक मॉलिक्यूल या एक मोल लेके कर दूं, हाफ मोल से भी कर सकता था, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए यहां पर एन फैक्टर कितना लिख देना है आपको, 2, किसका, Cl2, किसमें, ये कौन सा स्टेप लिखा हुआ है, रिडक्शन, किसका, रिडक्शन वाला स्टेप जो है, उस स्टेप में आप देखोगे कि ये जो एन फैक्टर आ रहा है Cl का रिडक्शन स्टेप में, ओके, वो कितना आ रहा है, 2, ये है। अब एक दूसरा रिएक्शन लिखते हैं, अब हम लिखें Cl2, ये चेंज हो जाए 2ClO3, तो यहां से यहां तक जाने में इसमें ना आप देखोगे 5+ है, और यहां पर क्या है 0, तो 2 क्लोरीन 0 से 5+ में जा रहे हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे बच्चों, 10। तो हम यहां पर लिखेंगे n फैक्टर ऑफ Cl2, ओके, ये कितना दिख रहा है 10, ये किसमें, ऑक्सीडेशन, कि जब हम देख रहे हैं कि Cl2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, और ये अब दोनों के हमें n फैक्टर पता हो गए ना। अब देखो बच्चों कि एक रिडक्शन स्टेप में क्लोरीन का n फैक्टर 2 है, और एक ऑक्सीडेशन स्टेप में क्लोरीन का ठीक है n फैक्टर है 10।
तो अब यहां पर आ जाते हैं, हम यहां लिखेंगे, ठीक है, एन फैक्टर Cl2, यहां पर कौन सा रिडक्शन, ये हो गया, ठीक है। और यहां पे लिखा आपने एन फैक्टर Cl2, और वो किसके लिए, ऑक्सीडेशन, ये इक्वल टू, यहां पर हम मोल ले लेंगे कि मोल्स ऑफ Cl2 इन ऑक्सीडेशन, अपॉन में यहां हो जाएगा मोल्स ऑफ Cl2 इन रिडक्शन, ठीक है। तो देखो यहां पर रिडक्शन में एन फैक्टर है 2, ऑक्सीडेशन में एन फैक्टर है 10, या हम इसी को लिख सकते हैं 1/5 इक्वल टू, यहां हो जाएगा मोल्स ऑफ Cl2 इन ऑक्सीडेशन, अपॉन में क्या हो जाएगा, Cl2 मोल्स इन रिडक्शन। समझ गए बच्चों, ये है। बस अब आप ऐसे लिखोगे, देखो Cl2 प्लस, ठीक है, OH माइनस, या सॉरी 2 मिनट, यहां से ऐसे ले लो आप, ये हो गया Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2Cl माइनस, और यहां पे आपने लिखा 5Cl2 चेंज इनटू, किस में लिख दिया आपने, 2ClO3 माइनस। ओके, मैं इसको एक बैलेंस्ड फॉर्म में लिख दूं तो देखो क्या बन जाएगा, ये मोल्स टोटल आप देखोगे कि यहां पर 6Cl2, ठीक है, प्लस अभी हम देखेंगे कि OH कितने लेने हैं, बैलेंस्ड हो जाएंगे हमारे अभी ये। तो यहां पर आपने लिखा 2Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस, यहां तक क्लोरीन, टू नहीं सॉरी, ये हो गए हमारे पास 10, मैं इसको हटा देता हूं और यहां पर कर देता हूं 10। तो क्लोरीन एटम्स तो टोटल बैलेंस्ड हो गए ना, यहाँ से ये है। अब हमें क्या बैलेंस करना है बच्चों, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहां पर अगर आप टोटल ऑक्सीजन देखो कितने हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं बच्चों, 30, जबकि यहां पर अभी नहीं है। तो हमें क्या करें, इस 6Cl2 प्लस यहां पर हम 30OH माइनस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बताओ, क्योंकि जितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी दूसरी साइड है उतने OH ऐड कर दो, यहां चले जाओ, 2Cl माइनस प्लस 10, ओके, ClO3 1 माइनस। अब जैसे आपने ऑक्सीजन बैलेंस्ड किए तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की भी डेफिशिएंसी दिख रही है। तो हम ऐसा लिखेंगे 6Cl2 प्लस, देखो 30AOH तो ये हो गए, ठीक है, और प्लस अभी हम OH और ऐड करेंगे, पहले हम यहां आ जाते हैं, 2Cl माइनस, समझ गए बच्चों, प्लस यहां पर आप देखो कितने हैं ये, 10, तो यहाँ 10 आपने कर दिया ClO3 1 माइनस, प्लस अब मैं यहां पर 30 तो यहां लिख दूं 30H2। समझ गए ना आप कि यहां पर जो Cl2 है वो कितने हो गए, 30, सॉरी 3 लिख गया ये, हम इसको 30 लिखेंगे। तो यहां हो जाएगा हमारा 30 ऐसे, और H2O। अब जितने H2O आपने उस तरफ ऐड किए उतने ही OH यहाँ पे और बढ़ने चाहिए, तो हो जाएगा 6Cl2, समझ गए बच्चों, प्लस यहां पर आ जाओ आप, 30 की जगह अब कितना हो जाएगा बताओ टोटल, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 60। तो यहां हम लिखेंगे 60, ठीक है, और यहाँ OH माइनस
यहां चले जाओ आप। ओके, तो यहां पर आपको लिखना है 2Cl माइनस प्लस 10, क्या लिख दोगे आप, 10ClO3 1 माइनस प्लस 30H2O। अब आप चाहें तो इस इक्वेशन को और सिंपलर फॉर्म में ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दो। समझ गए ना। तो जब आप इसे 6 से डिवाइड करोगे, या 10, बल्कि मैं कहूं कि इसको किससे डिवाइड कर दूं, ये 2 से, कि हमारा ये जो है पूरा का पूरा एक सिंपल फॉर्म में आ जाए। तो 6Cl2OH Cl-, ठीक है, और 10ClO3। 10ClO3 में 10 मतलब 30O इस तरफ से, 30OH आपने इस तरफ ऐड कर दिए, टोटल होगा ये। ओके, क्लोरीन बैलेंस्ड हो गए, फिर OH। अब हम और सिंपलर फॉर्म में ले आए इसको, तो देखो क्या लिख सकते हैं, बताओ बच्चों। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड करूं, ठीक है, या हम ये कहें कि इस इक्वेशन को और सिंपलर फॉर्म में ले आए, तो यहां पर अगर हम Cl2 ले लें, या आप इसको कर लेना, ये तो आपसे अब बन जाएगा इसके आगे। ये है हमारा एक बैलेंस्ड। पहले ये देख लो कि सारा बैलेंस्ड है कि नहीं। आपके पास टोटल 12 क्लोरीन थे, तो यहाँ पर 12 क्लोरीन है। ठीक है, ऑक्सीजन 60 है, तो 60 ऑक्सीजन यहाँ हो रहे हैं कि नहीं बच्चों, देखो 30 ये हो रहे हैं और 30 ये। हाइड्रोजन हमारे पास 60 है, तो ये 60 हाइड्रोजन हो गए ना बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस तरह से अगर आपको और सिंपलर फॉर्म में लाना है, तो और आप इसको ऐसे नंबर से डिवाइड कर दो कि ये पूरा का पूरा एक बार किससे डिवाइड हो जाए, जैसे 2 से डिवाइड कर दें। समझ गए बच्चों, मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3Cl2 प्लस 30OH माइनस, ये हो जाएगा ना, गिब्स Cl माइनस प्लस 5ClO3 1 माइनस प्लस, आपने इसको 2 से, तो ये कितना हो गया, 15H2। समझ गए ना। इस तरह से आपको ये इक्वेशन बैलेंस्ड कर लेना है, और यही इनके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, और ये है हमारा एक इक्वेशन बैलेंस्ड। तो यहां तक बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक बार अच्छी तरह से आप समझना जो मैंने पढ़ाया। अब आप इन इक्वेशन को खुद ही बैलेंस्ड करोगे। मैं कुछ के एन फैक्टर बता दूं। जैसे ये है फेरस ऑक्सीलेट, है ना, ये जब भी ऑक्सीडाइज्ड होगा, ये चेंज हो जाता है Fe3 प्लस प्लस 2CO2 माइनस, तो 2CO2। तो यहाँ पर इसका 2 माइनस होता है, और यहाँ पर इसका 2 प्लस, यहाँ 3 प्लस, यहाँ यहाँ से यहाँ जाने पर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है बच्चों, और यहाँ से यहाँ जाने पर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। तो एन फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्सीलेट, किसका, फेरस ऑक्सीलेट, कितना हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा आपके पास कितना, 3। FAS का जो होता है, ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट मींस यही Fe2 प्लस के फॉर्म में रहता है। इसमें केवल Fe का ऑक्सीडेशन होता है 2 प्लस का, और ये चेंज हो जाता है, ठीक है, Fe+3 में। ये है, तो इसका जो एन फैक्टर होगा वो होगा क्या, 1। ठीक है, और भी देखो, और भी आपको रिएक्शन मिलेंगी, जैसे कि यही है एक Fe2 प्लस, ठीक है, प्लस, अगर सॉरी, अब यहाँ पर मैं और कुछ इक्वेशंस बता दूं जिनको आप बैलेंस्ड कर लेना, तो ये मैं समझता हूँ कि आपसे फिर सब क्लियर हो जाएगा। एक तो आप इसको जरूर करना, P4 प्लस, ठीक है, OH माइनस गिव्स PH3 प्लस Na, या हम ये कहें H2PO2 माइनस एक, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा है Cu प्लस, ये बेसिक मीडियम में है, किस में है बच्चों, ये बेसिक में, ठीक है।
और मैं यहां लिख दे रहा हूं NO3 माइनस गिव्स Cu+2, ठीक है, और प्लस यहां पर आ जाएगा हमारा क्या, NO। तो इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनको बैलेंस्ड कर करके देखो। अब मैं समझता हूं कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बैलेंस्ड करने में। बस H और OH को कैसे बैलेंस्ड करते हैं वो अच्छी तरह से समझ लेना एक बार। एन फैक्टर निकालना, एन फैक्टर से हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे ऑक्सीडाइजर का, रिड्यूसर का, वो हम एक नेक्स्ट एक टॉपिक पे देखेंगे। ओके, तो यहां तक था हमारा आज का टॉपिक। क्लियर होता है बच्चों? ओके, आप अच्छे अच्छे कमेंट्स देना और अच्छे बढ़िया बढ़िया वीडियो दूंगा मैं आपको बना के, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स, एक से एक ट्रिक्स, जिससे आप कहीं जो भी डिफिकल्टीज है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो मैं एंड करता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।